रामगढ़ गांव में सरला और नंदिनी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। इसकी शुरुआत हुई थी तब जब नंदू ने अपनी मर्जी से नंदिनी से शादी कर ली थी। सास सरला नंदिनी के गरीब होने के कारण अपने बेटे नंदू पर नाराज थी। माँ, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद और मेरा रहने दो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस गरीब छिपकली को मैं अपनी बहू मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? लेकिन माँ। मैंने कहा ना नहीं, बस बात खत्म हुई। चलो निकलो यहाँ से। तो इस तरह से स्वागत हुआ था नंदू और उसकी पत्नी का। नंदू को लगा था कि उसकी माँ सरला आज नाराज है तो बाद में मान जाएंगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के दिन के बाद से घर का हर कोना कलेश से गूंजने लगा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक नंदिनी और सरला की जुबान की तलवार एक दूसरे पर चलने लगी। नंदिनी, ओ नंदिनी, यहाँ झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? पूरा आंगन धूल से भरा है। क्या धूल से भरा है? लेकिन मैंने अभी अभी झाड़ू लगाया था। ओह, अब समझ आया। सासू माँ, आप ना आपका चश्मा साफ कर लेना, क्योंकि आपको चश्मे की धूल की वजह से हर चीज खराब लग रही है। समझ आया आपको? वैसे तो सरला को लगा था कि नंदिनी गरीब की बेटी है तो वो क्या ही उससे जुबान लड़ाएगी, लेकिन इस मामले में सरला का अंदाजा पूरा चूक गया था। नंदिनी सरला के कहने पर सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ी तो उल्टे जवाब भी देती, जिससे सरला गुस्से से तिलमिला उठती। दोनों सास बहू के झगड़े की वजह से घर के अंदर ही नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भी ये चर्चा और मनोरंजन का विषय बन चुका था। अरे सुना क्या? कल सरला ने कहा कि नंदिनी आलसी है, तो नंदिनी कहती है आपकी जुबान से ज्यादा मेहनती कोई नहीं, दिन भर चलती रहती है। क्या सच में? भाई वाह, कमाल है नंदू भी। उसने जिद करके शादी क्या कर ली, पूरे गांव के मनोरंजन की तो चिंता ही मिट गई है। हर दिन नया कलेश, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। दोनों सास बहू का एक दूसरे को नोच खाना ही बाकी है। एकदम सही बात है। सरला के घर का विषय आए दिन लोगों की जुबान पर रहता। लोगों की बातें सुनकर नंदू शर्मसार हो जाता। उसने बहुत बार नंदिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सरला की हरकतें न नंदिनी को शांत होने देती न पूरे घर को। हे भगवान, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी, मैं किसकी सुनूं? किसकी? तुम मेरी सुन। तेरी बीवी वैसे भी किसी काम की नहीं, वो इस घर को बर्बाद कर रही है। और आपकी ये जुबान तो पहले ही घर जला चुकी है। सरला ने तय किया था कि वो नंदिनी को इस घर से निकाल कर ही रहेगी, इसलिए उसने एक तरकीब लगाई। एक दिन नंदिनी चुपचाप रसोई में आटा गूंथ रही थी। तेल की बोतल अलमारी में रखी थी। इसी बीच सरला धीरे से आई, तेल जमीन पर गिराया और जोर से चीख उठी। अरे बचाओ! देखो देखो, ये बहू मुझे मारना चाहती है। इसने जानबूझकर तेल गिराया ताकि मैं फिसलकर अपाहिज हो जाऊं और ये घर की रानी बन जाए। सरला की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े घर में घुस आए। हे भगवान, सरला भाभी, आप तो बाल बाल बच गईं। अरे कहाँ बची हूँ, अब तो मेरा जीना मुहाल हो गया है। ये आलसी बहू मेरी मौत चाहती है। सरला की बात सुनकर नंदिनी हक्की बक्की रह गई। उसने सबको सच बताने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपना काम चुपचाप कर रही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। गांव वाले भी सरला का साथ देने लगे। बहू, तू जवान है, तेरे पास जिंदगी पड़ी है, पर तेरी सास बूढ़ी है, उस पर जुल्म करना बहुत बड़ा पाप है। आप सब मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या मैं इतनी गिर सकती हूँ कि किसी की जान लेने पर उतर आऊं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बेचारी नंदिनी सबको समझा रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ नंदू आ गया।
उसे मालूम था कि ये सारा तमाशा सरला की ही चाल है। तभी बस करो, रोज रोज का ये तमाशा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा, अब तेरा पति भी मान रहा है कि तू गलत है। हाँ माँ, आप सही कहती हैं, नंदिनी ही गलत है, क्योंकि इसकी वजह से आप हमेशा दुखी रहती हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि आज से मैं और नंदिनी अपना अलग संसार बसाएंगे। मैं आपको और इस पूरे घर को अब और तकलीफ नहीं देना चाहता। नंदू की बात सुनकर सरला सन्न रह गई, क्योंकि उसका खेल अब उसी पर भारी पड़ गया था। नंदू, ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ माँ, अब इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, एक आपका और एक मेरा, ताकि आप इस घर में सुरक्षित रह सके। जैसा कि नंदू ने सबके सामने ऐलान किया था, उसने अगले ही दिन अपने घर मजदूर बुलाए और घर के बीचों बीच एक दीवार बनवा दी। अब घर के एक तरफ नंदू और नंदिनी थे और दूसरी तरफ सरला। पहले कुछ दिन सरला सचमुच अपने घमंड के साथ अकेली रही, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन चुभने लगा, खाली घर डरावना लगने लगा। आखिर ये सब मैंने क्या किया? अपने घमंड में मैंने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया और एक बहू जो मेरी बेटी बन सकती थी, मैंने अपनी साजिशों में उसे भी खुद से दूर कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सरला अकेलेपन की वजह से पछता रही थी। उसे समझ आ चुका था कि उसने क्या खो दिया है। वो रोज देखती थी कि नंदू और नंदिनी हंसते बोलते, साथ खाना खाते, पूजा करते। वे दोनों सरला के बिना भी खुश थे। अपने परिवार को इस तरह खुद से दूर होता देख सरला दिन ब दिन बेचैन होने लगी और एक रात उसने तय कर लिया, अब इस घर में मुझे नहीं रहना। मेरे बच्चे मेरे बिना ही खुश हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही है। वैसे भी मेरे होते हुए वो दोनों कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। चलो सरला, बहुत पाप कर लिए, अब अपने बच्चों से दूर जाकर पुण्य का काम करना ही सही है। अपने हाथों हुई गलती के कारण सरला घर छोड़कर चली गई। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। लेकिन अगली सुबह जब नंदू को सरला दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया। नंदिनी भी परेशान हो गई। जब गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला सरला मंदिर की तरफ गई थी। नंदू तुरंत मंदिर पहुंचा। देखा सरला आश्रम के आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में आंसू थे। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं आज से यहीं रहूंगी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं नंदिनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाती रही, जबकि असल में नीच तो मेरी सोच थी। इसलिए अब मेरा तुम दोनों से दूर होना ही सही है। तू जा बेटा, तू जा। तुम दोनों मेरे बिना ही खुश रह सकते हो। नहीं माँ, ये सच नहीं है। आपको सच में लगा कि मैं आपसे दूर रह सकता हूँ? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तो बस ये दीवार खड़ी करने का नाटक किया था, और वो भी इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि घर और परिवार का महत्व क्या होता है। और अब आप समझ चुकी हैं, इसीलिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर से एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। नंदू की बात सुनकर सरला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू पछतावे के नहीं, खुशी के थे। नंदू ने तुरंत ही मजदूर बुलाकर घर के बीचों बीच खड़ी दीवार गिरवा दी। सरला ने खुशी से नंदू को गले लगा लिया और अपने बेटे बहू के साथ फिर से उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी शमपुर की रंजना और उसकी बहू रिया की है। रंजना की बहू रिया पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सौम्य स्वभाव की थी। शहर की नौकरी छोड़कर उसने अपने पति विवेक और ससुराल वालों के लिए गांव में रहना चुना था। वहीं उसने अपनी एक नई दुकान खोल ली ताकि उसका घर भी चलता रहे। रिया चाहती थी कि सब खुश रहें और वो अपने पति के साथ एक सरल मगर सुंदर जीवन जिए। परंतु इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी रंजना को ये सब पसंद नहीं था।
आ गई महारानी दुकान से। क्या हुआ माँ जी? दिखा नहीं कितने बजे हैं घड़ी में, या फिर तेरी दुकान में घड़ी भी नहीं है? माफ कीजिए माँ जी, थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, तुम्हारा काम तो यही है, कुछ बोलो तो माफी मांग लो और चलती बनो। मैंने तो तभी विवेक से कह दिया था, बहू तो वो होती है जो घर संभालती है, नौकरी नहीं करती। लेकिन उसके दिल को तुम भा गई, इसलिए तुम्हें इस घर की बहू बनाना पड़ा, वरना तेरे जैसी जमाने की लड़कियां घर बनाती नहीं, सिर्फ तोड़ती हैं। रंजना की बातें सुनकर रिया के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है। रोज नए ताने, नई बातें और कभी कभी जानबूझकर पड़ोसियों के सामने रिया को नीचा दिखाना, ये सब रंजना की आदत बन चुकी थी। विवेक बीच बचाव करता, लेकिन माँ की मीठी बातों और आंसुओं में फंस जाता। रिया ने सब कुछ सहा। सुबह जल्दी उठकर काम करना, मंदिर की सफाई, यहाँ तक कि उसने अब रंजना की वजह से अपनी छोटी सी दुकान भी बंद कर दी ताकि रंजना को कोई शिकायत ना हो। लेकिन फिर भी रंजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस दिन रात रिया को परेशान करती रहती और अपनी ही तारीफों की पुल बांधती रहती। अरे, इन फूलों को पानी कौन डालेगा? दिखता नहीं कैसे मुरझा गए हैं। जब से दुकान बंद की है तुम्हारा तो सारा ध्यान ही घर से हट गया है। देखिए, आप बार बार दुकान की बात बीच में मत लाइए। और रही बात फूलों की, तो आप खुद भी पानी डाल सकती हैं ना? क्या ये बगीचा सिर्फ मेरा है? वाह रे वाह, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। हाँ तो क्या करूं? आपके लिए चाहे मैं कितना भी क्यों ना कर लूं, आप तो कभी खुशी नहीं होने वाली। अच्छा, तो अब जानकारियाँ भी देने लगी हो कि ये किया वो किया। हमारे जमाने में तो सास के सामने हमारी आवाज तक नहीं निकलती थी, और तुम, छी! अरे सुनते हो गांव वालों, मेरी बहू अब मुझे उल्टे जवाब भी देने लगी है। ये है कलयुग, घोर कलयुग। आखिरकार रंजना ने रोज की तरह गांव वालों को इकट्ठा कर ही लिया। बेचारी रिया कितना सहती रही। हर वक्त रंजना की वाह वाह सुनकर अब वो तंग आ चुकी थी और उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। देखिए, आप ये तमाशा बंद कर दीजिए। क्या क्या कहा? मैं तमाशा कर रही हूँ? हे भगवान, तुम्हें तो मेरी सास जैसी सास मिलनी चाहिए थी, तब समझ आता कि बहू क्या होती है और सास क्या। अच्छा, लगता है बहुत प्रेम भाव था आपकी सास और आपके बीच। हाँ बिल्कुल था, क्यों नहीं होता? मेरे जैसी बहू से कोई नफरत कर ही नहीं सकता था। अच्छा, ऐसा क्या करती थी आप? क्या नहीं करती थी पूछो मत। ये पूरा घर मैं संभालती थी, खेती बाड़ी देखती थी। अपने बीमार सास ससुर को तो मैंने बच्चों जैसा पाला था। मेरे जैसी बहू उस वक्त पूरे गांव में कोई नहीं थी। आज भी मेरी परम पूज्य सासू माँ का चश्मा मैं कलेजे से लगा कर रखती हूँ, उनकी याद में। और एक तुम हो कि, वाह, सही कहा आपने, आपके जैसी कोई हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं ना कि आपकी लाडली बहू बरसी पर क्या क्या करती है। वाह, रिया ने तो बात ही पलट दी थी। उसने चतुराई से रंजना को उसी की बातों में उलझा दिया था। असल में रिया को रंजना के अपने समय के किए सारे कारनामों की जानकारी थी, जो उसके ससुर ने पहले ही बता दी थी। बल्कि उन्होंने तो साफ कहा था कि रिया कभी रंजना की बातों में ना आए, बल्कि उल्टा उसकी करतूतें बताकर उसे चुप कराए। लेकिन रिया ठहरी संस्कारी, वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो। किंतु कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरकार रिया को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। बड़ी सासू माँ की बरसी पर एक बड़ी पूजा रखी गई थी। इस बार गांव वालों को दिखाने के लिए रंजना ने खुद सारी तैयारियां की थी। साथ ही अपनी परम पूज्य सासू माँ की याद में उनका चश्मा भी उनकी तस्वीर के सामने सजा धजा कर रख दिया था, ताकि वक्त आते ही वो उसका दिखावा कर सके। अब बस पूजा खत्म होने की देर थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। पूजा शुरू हुई, सभी लोग शांत बैठे थे। तभी कुछ रहस्यमयी हुआ। पूरे घर में धुआं फैल गया, हवा की दिशा बदल गई और हवा तेज चलने लगी। और अचानक एक थाली जिसमें सासू माँ का चश्मा रखा हुआ था, आसमान में उड़ने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है माँ नाराज हो गई। क्या? नाराज? लेकिन किस बात पर?
तभी अचानक सासू माँ का चश्मा रिया की आंखों पर जा गिरा और रिया अपने स्थान पर खड़ी हो गई। वो रंजना की सासू माँ की आवाज में बोलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने उसे वश में कर लिया हो। इसे अब क्या हुआ? तुम्हें अपनी सास से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आई? क्या सास? मतलब तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ गधे। शर्म नहीं आती? अपनी माँ को पहचान नहीं सका तू? माफ करना माँ, अब बताइए आप क्यों नाराज हैं और किस पर? मैं उस रंजना पर नाराज हूँ। कहाँ है वो? जी मैं यही हूँ। क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमने कभी कोई सही काम किया भी है क्या? ये सुनकर सारे गांव वाले और घर वाले हैरान रह गए। जो रंजना रोज अपनी तारीफ करती थी और बड़ी शान से कहती थी कि उसकी सास उससे बहुत प्रेम करती थी, अब वही सास कुछ और ही कह रही थी। क्या हुआ माँ जी? मैंने अब क्या किया? क्या किया? शर्म नहीं आती? मरे हुए सास ससुर की झूठी सेवा की कहानियां बनाकर अपनी तारीफ करती है। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। रंजना शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगी। जी मैंने ऐसा क्या झूठ कहा माँ जी? क्या कहा? याद कर, तूने कहा था कि तूने अपने सास ससुर की बच्चों जैसी सेवा की। अरे जा, तू मेरी सेवा करेगी? तुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। कपड़े धोती थी तो फाड़ देती थी, बर्तन कभी ठीक से मांजे नहीं, और तू मुझे संभालेगी? हाँ लेकिन माँ जी वो... चुप! कब से देख रही हूँ उस बेचारी रिया को तू क्या क्या नहीं बोलती। पहले खुद को तो देख। अब रंजना की बोलती बंद हो गई थी। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। रिया नाम की जिस बहू को रंजना देवी दिन रात परेशान करती थी, वही अब सबकी आंखों का तारा बन गई। तभी रिया यानी बड़ी सासू माँ ने वहीं पड़ा झाड़ू उठाया और रंजना को सबक सिखाने चल पड़ी। उस दिन हाथ उठाया था ना तूने उस पर? रुक, तुझे दिखाती हूँ। जैसे ही रंजना ने देखा कि रिया झाड़ू लेकर उसकी ओर आ रही है, वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि कमर में दर्द जो था। तभी बड़ी सासू माँ ने रंजना के पाँव पर जोर से मारा। आई माँ, ये क्या कर दिया? मेरी तो कमर ही टूट गई। क्या कहा? कमर टूट गई? झूठ मत बोल, ये भी तेरा कोई नाटक ही होगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये नाटक नहीं है। दादी माँ सही कह रही हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर इसने रिया की ओर आंख उठाकर भी देखा ना तो इसकी खैर नहीं। नहीं, अब मैं बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं। रंजना के मुंह से ये बात सुनकर रिया, जो अब बड़ी सासू माँ की आत्मा से मुक्त हो गई थी, बेहोश हो गई। सभी लोग घबरा गए। उन्होंने रिया की आंखों से बड़ी सासू माँ का चश्मा निकाल लिया और रिया को होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि सब उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक, ये सब क्या हो रहा है? सब ऐसे क्यों खड़े हैं? रिया के सवाल पर विवेक ने उसे जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। क्या ये सब हुआ? हाँ, और अब मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। रंजना के मुंह से ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हो गई और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि आखिरकार बड़ी सासू माँ के चश्मे ने कमाल ही कर दिया।